Hello everyone, my name is Rohan Madan. This is the fifth video of the series I started to guide every CA final student. So please watch the video till end. So good morning and good evening to all of you. This is your friend Rakshit Khandelwal and I welcome you all to this series जिसमें हमारे साथ है All India Rank 38 Rohan Madan and today we are going to discuss with him his preparation of financial reporting and how he managed his preparation and how he managed such a good scores in the exam. So welcome Rohan. Hi Rakshit. Thank you for asking the question on behalf of all the CA final students. Please ask your questions. So Rohan, my first question is कि आपने FR को कौन से नंबर पे स्टार्ट करा? Like it was पहला सब्जेक्ट था या दूसरा सब्जेक्ट था या तीसरा सब्जेक्ट था? So FR को मैंने सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया. फर्स्ट मेरा AFM था, सेकंड मैंने FR के साथ में स्टार्ट किया. And which faculty class you have taken? So मैंने FR के लिए जय चावला सर की क्लासेस ली थी और उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि उनकी एक चार्ट बुक आती है जो कि मेरे को ये पहले एक पर्पस क्लियर था कि हाँ 5 मंथ्स में मेरे को 1.5 डेज में वो चार्ट बुक हेल्प करेगी, तो मैंने उसको स्पेसिफिकली जय चावला सर का लेक्चर लिया था एज कम्पेयर टू मैंने अदर लेक्चरर को मैंने कोई भी रेफर नहीं किया, मैंने जय चावला. सो FR जैसे हम जानते हैं काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और सबसे वास्ट सब्जेक्ट है CA फाइनल्स में, तो आपको कितने मंथ्स लगे अपने FR की क्लासेस खत्म करने में? सो अराउंड मेरे को 12 मंथ्स लगा था. मैंने मई 22 में लिया था और जुलाई 23 तक मेरे को FR कंप्लीट करने में टाइम लगा था, एक साल का. सो ये है कि मतलब एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट मेरे को टाइम ज़्यादा लगा, बट मेरा पर्पस ये था कि जो भी मैं लेक्चर देख रहा हूँ उसकी मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. एक ये भी रीज़न है जिसके कारण मेरे को ये 12 मंथ्स टाइम लगा. तो अगर आपने इतना लंबा टाइम लिया है तो क्या आपने FR में हर एक क्वेश्चन जो कि सर सॉल्व कराते हैं वो सारे क्वेश्चन थोरोली सॉल्व कर रहे थे? बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं FR में, कॉन्सेप्चुअल इंडियस के क्वेश्चंस, तो उनको बहुत सी बार हम स्किप करते हैं या केवल बुक में ही क्वेश्चन के बगल में कुछ रेलिवेंट नोट्स लिख के छोड़ देते हैं. तो आपका क्या अप्रोच था उसमें? सो मेरा माइंडसेट ये रहता था कि जब भी मैं लेक्चर देख रहा हूँ तो एट प्रेजेंट जो भी सर होमवर्क दे रहे हैं, जो भी क्लास वर्क करा रहे हैं, उस एवरी क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है. बट थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते थे मैं उनको इतना रेफर नहीं करता था, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है तो मेरा माइंडसेट ये था कि हर एक क्वेश्चन की एक बार रिटन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. सो दैट वाज माय माइंडसेट. तो आपने लेक्चर एक बार जो सर की सीक्वेंस है उन सीक्वेंस में आपने सारे इंडियस खत्म करे. यस. एंड ड्यूरिंग द लेक्चर्स क्या आपने कोई इंडियस जो कि पढ़ लिया, इसको पढ़े जैसे कि आपने बताया आपने पूरा साल भर तक खींचा, तो कोई इंडियस आपने पहले 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले करा, तो क्या आपने कभी फ्री टाइम में पहले जो इंडियस होते हैं जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, टैक्स का इंडेक्स है, वो उसके रेलिवेंस जो है आगे कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन जैसे इंडेक्स में भी आते हैं, तो क्या आपने वापस उनको रिवाइज करा था? सो अब जैसे ही मेरा एक बार लेक्चर कंप्लीट हुआ उसके बाद में मेरे पास में अदर सब्जेक्ट कंप्लीट करने का थोड़ा प्रेशर था क्योंकि टाइम कम बचा, तो मैंने उस बिफोर द स्टडी पीरियड मैंने स्टडी लीव से पहले एक बार भी रेफर नहीं किया, बस लेक्चर कंप्लीट किया फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव हो गया. तो आपने मतलब एक फ्लो में पूरा अपना FR का लेक्चर्स पहले खत्म करे और उसमें आपने रेलिवेंट सारे क्वेश्चन सॉल्व करे एंड आपने भले ही पूरा टाइम लिया, 12 महीने लिया, बट एट द एंड आपने एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी डेवलप करी थे. सो रोहन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कि आपका FR खत्म होने के बाद CA फाइनल्स कितने महीने बाद सेल्फ स्टडी और प्रिपरेशन कितने महीने बाद आई थी? मतलब FR कंप्लीट होने का मतलब जुलाई 23 में मेरा कंप्लीट हुआ. आई वाज ऑन द स्टडी लीव फ्रॉम दिसंबर 2023. सो अराउंड यू कैन कैलकुलेट दिस 7 to 8 months. तो आपने 7 to 8 मंथ्स में अपने बैलेंस सब्जेक्ट्स को खत्म करा. ओके. सो आपकी स्टडी लीव्स जैसे ही आपकी पीरियड चालू हुआ तो आपने एक पहला रिवीजन FR के लिया या? सो पहला रिवीजन मेरा AFM का था, बट FR का मेरा सेकंड रिवीजन जो मैंने चालू किया था वो FR और ऑडिट को साथ में किया था. ओके. तो अब हम आपके रिवीजन का अप्रोच कैसा रहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो पहला तो आपने बताया कि आपकी स्टडी लीव में आपने सबसे पहला सब्जेक्ट FR और AFM को ही लिया. हाँ, एक्चुअली सबसे पहला सब्जेक्ट AFM था, देन मैंने FR और ऑडिट को स्टार्ट किया. तो जब आप FR का रिवीजन करने बैठे तो क्या आपकी अप्रोच, आपने कुछ प्लान स्टार्टिंग में करा होगा, तो आपका प्लान क्या था? सो FR के फर्स्ट टाइम स्ट्रेटजी यही थी कि जो भी लेक्चर मतलब जो भी इंडेक्स में मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो एक बार उसका रिवीजन लेक्चर मैंने देखा और ड्यूरिंग माय स्टडी लीव फर्स्ट रिवीजन में मेरा ये था कि ICI मॉडल के हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट टाइम कंस्ट्रेंट रहता था. 15 to 20 डेज का मैंने मैक्सिमम टाइम दिया था FR को, तो मैंने ये ट्राई किया था कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं हैंड रिटन प्रैक्टिस करूँ. सो
यही मेरा स्ट्रेटेजी थी, मतलब फर्स्ट रिवीजन के टाइम। तो आपने रिवीजन वीडियोस में कौन से फैकल्टीज़ का लेक्चर्स रेफर करें? सो लेक्चर मतलब मेरा अप्रोच यही था कि एवरी सब्जेक्ट के अंदर मैं जिन भी टीचर के लेक्चर लेता था तो उन्हीं टीचर पे मैं कंसिस्टेंट रहता था। मैं कोई और टीचर का कोई भी मटेरियल, कोई भी यूट्यूब वीडियो रेफर नहीं करता, तो जय चावला सर के रिवीजन वीडियोस पे मैंने रेफर किया। तो मतलब आपने जय चावला सर के ही रिवीजन वीडियोस को अपने रिवीजन में रेफ़र करें, एंड उनका जो कंटेंट है कि आपके रिवीजन के टाइम पे कौन कौन से आपने स्टडी मटेरियल यूज़ करा? सो स्टडी मटेरियल रिवीजन एज आई मेंशन कि फर्स्ट रिवीजन में मैंने आईसीआई मटेरियल को फोकस किया, और आईसीआई मटेरियल के अलावा मैंने पास्ट आरटीपी क्वेश्चन, जैसे एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हुआ तो मैंने पास्ट आरटीपी में जाके देखा कि वो क्वेश्चंस कब कब आया है, कौन से ईयर में आया है, एमटीपी में जाके देखा। तो सर की एक बुक थी जिसके अंदर सारे क्वेश्चन मेंशन थे कि पास्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन, तो मेरे को इजीली मिल गया क्वेश्चन और मैंने उसको इजीली एवरी चैप्टर के बाद में सॉल्व किया। मतलब आपने पहले रिवीजन में ही अपना सर के नोट्स एंड आईसीआई का मटेरियल और पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए आपने क्वेश्चन पे फोकस करा कि कौन कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो आपका पहला रिवीजन में आपने एफआर में कितना वक्त लगाया? सो फर्स्ट रिवीजन में अराउंड मेरे को 15 to 20 डेज लगे थे। एंड आपने क्या सीक्वेंस रखा, कौन सा इंडियस पहले, और सीक्वेंस कैसे डिसाइड करा? सो सीक्वेंस यही था कि फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर फर्स्ट जब मैं रिवीजन कर रहा था तो उस समय यही था कि सर ने रेफरेंस दिया था कि आपको इतने दिन लगेंगे, 15 to 20 डेज का शेड्यूल बना के दिया था कि दिस आर दी रिवीजन, आपको इस पैटर्न में जाना है। मैंने वही पैटर्न को फॉलो किया था और यही था सर ने। तो जब फर्स्ट रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी बार हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो पढ़ी थी, विच इज़ वेरी नेचुरल, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो अब आपने उनका वीडियो रेफ़र करा, तो क्या आपने जो एक एक क्वेश्चन सर ने मटेरियल में है फिर वो फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे? फर्स्ट रिवीजन में मैंने एवरी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। जैसे आईसीआई मॉडल को मैंने रेफर किया तो जो मेरे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा था कि हाँ इसके अंदर सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं, तो ऐसा था कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने कवर किए बट एवरी क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया। मतलब वो क्वेश्चंस जो आपने डिसाइड करा वो आपने ड्यूरिंग द लेक्चर ही उनको मार्क कर दिया था कि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पास्ट क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है? नहीं, ऐसा मतलब ड्यूरिंग द स्टडी जब भी आप फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर एक क्वेश्चन को मार्क कर सको। नहीं, फैकल्टी टीचर भी बताते ना कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम रिपीट हुआ है, या आरटीपी का है, या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मार्क कुछ करा? हाँ, उस पर राइट एज यू आर सेइंग कि आपने मार्क किया। वो पास्ट एमटीबी क्वेश्चन का मेरा फोकस था कि मेरे को सॉल्व करना ही है, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है मतलब पास्ट एग्जाम में आया हुआ तो उसके चांसेस है कि वो अभी आ सकता है, तो एक वो क्वेश्चन पे तो मेरा फोकस था ही। उसके अलावा मुझे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं तो मैं उसको रेफर करता था। ओके, तो आपने फर्स्ट रिवीजन में ये सारे क्वेश्चन डिसाइड करके सॉल्व करा था, एंड सारे क्वेश्चंस नहीं करे थे। फिर जो बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कंसोलिडेशन है, लीजेज है, डेफर टैक्स है, रेवेन्यू है, तो इन बड़े बड़े इंडेक्स में आपने कितना टाइम एलोकेट करा? एंड जो स्मॉलर इंडेक्स होते हैं जो कि जनरली टीचर्स लास्ट में भी पढ़ाते हैं, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, जैसे कि सेगमेंट रिपोर्टिंग है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स है, समथिंग और ऐसे जो इंडेक्स होते हैं, तो आपका टाइम एलोकेशन कैसा था हर इंडेक्स पे? मतलब टाइम एलोकेशन यही कि इन एज यू मेंशन कि लीजेस, रेवेन्यू, ये जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स उनका जो मार्क्स में जो वेटेज रहता है 100 मार्क्स के अंदर तो एक ज़्यादा रहता है, तो उसमें टाइम एलोकेटेड मेरा ज़्यादा ही था। और जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर उनका 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, जो छोटे मोटे इंडेक्स होते हैं, तो उसमें मेरा टाइम एलोकेशन लास्ट में मैंने उनको रखा हुआ था कि अगर लास्ट में 1-2 दिन में उनको प्रिपरेशन के लिए दूंगा, बट मेजरली मेरा फोकस मेन इंडेक्स के ऊपर ही। तो मतलब मैं एज अ स्टूडेंट अगर फर्स्ट रिवीजन में बैठता हूँ तो मेरे को ये आइडिया कैसे लगेगा कि ये इंडेक्स से जनरली क्वेश्चन ज़्यादा आता है एंड ये इंडेक्स से कम आता है? तो वो क्या आपको टीचर ने पहले बता रखा था, या आपके पास ऐसा कोई चार्ट था जिसमें आपके पास ट्रेंड्स में कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर से पूछे गए? हाँ, ऐसा मतलब एक क्वेश्चन बैंक था, सर ने मेरे को क्वेश्चन बैंक दिया था जिसके अंदर उसमें लिखा हुआ था कि पास्ट एग्जाम से कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो ये मेरे को हेल्प किया। एक क्वेश्चन बैंक में मैं इजीली रेफर कर पा रहा था कि हर एक चैप्टर में पास्ट एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए, तो ये इन इजीली रेफरेंस के कारण मुझे पता चल रहा था कि ये चैप्टर, ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट। तो मतलब आईसीआई मटेरियल और जो आईसीआई के क्वेश्चन है केवल वही कवर करा, उसके अलावा कुछ कवर नहीं करा आपने? आईसीआई क्वेश्चन एमटीपी, आरटीपी और पास्ट एग्जाम मोर देन इनफ होता है, के अलावा मैंने कोई। ओके, देन फिर आपका फर्स्ट रिवीजन में कुछ ऐसा पॉइंट जो आप जिसका आप बताना चाहो कि इस पर आप फोकस करना चाहिए? जैसे थ्योरी बच्चे फर्स्ट रिवीजन में कवर नहीं करते बिकॉज प्रैक्टिकल में क्वेश्चन सॉल्विंग में इतना रह जाता है,
फिर क्योंकि एग्जाम में थ्योरी भी कुछ कंसिडरेबल मार्क्स की आती है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स फर्स्ट रिवीजन से। सो इतना ही मतलब सजेशन रहेगा कि थ्योरी की एक लिमिटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो उस समय एनवायरनमेंट अलग रहेगा, तो एक बार आपकी एटलीस्ट वन टाइम आपकी थ्योरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जनरली जब अपन लेक्चर देखते हैं तो अपन थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं करते। करेक्ट। सो रिवीजन में एटलीस्ट वन टाइम आपको फोकस करना चाहिए। मतलब जनरली पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है स्टूडेंट्स का कि क्योंकि थ्योरी है तो उसको लास्ट रिवीजन में करेंगे ताकि फ्रेश रहेगा एग्जाम में, बट आपने थ्योरी को अपने हर रिवीजन में प्रॉपर टाइम अलोकेट करा और लेक्चर्स में भी। हाँ, एवरी रिवीजन में तो नहीं था, फर्स्ट रिवीजन में मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी का प्रैक्टिस किया था और लास्ट रिवीजन में मैंने थ्योरी पे थोड़ा फोकस किया ओके, था। देन उसके बाद में आपने मॉक टेस्ट और पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करे। हाँ, मॉक टेस्ट मैंने दो आईसीआई के मॉक टेस्ट थे, दोनों मॉक टेस्ट सॉल्व किया और 5 आरटीपी भी मैंने सॉल्व किया। ओके, तो आईसीआई के मॉक टेस्ट से आपने सॉल्व करे, कोई अदर स्टडी जो सीए टेस्ट सीरीज या टेस्ट लेते हैं वो आपने कुछ सॉल्व नहीं करा? नहीं, उस पर मैंने कोई भी ऐसा टाइम नहीं इन्वेस्ट किया। ओके, तो आपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम ही पास्ट पेपर्स और आपके कॉन्सेप्चुअल सारे नोट्स एंड आईसीआई का स्टडी मैट सारा कवर कर लिया। देन कमिंग टू योर नेक्स्ट सेकंड रिवीजन, तो आपने सेकंड रिवीजन में क्या अप्रोच रखी थी? सो सेकंड रिवीजन में ये था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट रिवीजन में थे कि मेरे को लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन से मेरी ग्रिप आ गई है, तो मैं उसको कैंसिल आउट कर देता था और एक पर्टिकुलर स्टार या आर लिख के मार्क करता था कि सेकंड रिवीजन में मुझे ये क्वेश्चन रेफर करना है। सो उन्हीं क्वेश्चन पे मेरा मेन फोकस रहता था ड्यूरिंग माई सेकंड रिवीजन। मतलब आउट ऑफ जो क्वेश्चंस आपने फर्स्ट रिवीजन में सॉल्व करे उसमें से आपने मार्क आउट कर लेते हैं कि सेकंड रिवीजन में कौन से रेलिवेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आप बिफोर द एग्जाम रेफर कर सकते हैं। यस। ओके, एंड उसमें आपके आरटीपीज एंड आईसीआई का स्टडी मैट भी कवर हो गया था सारा। ओके, तो आपके सेकंड रिवीजन में कितने नंबर ऑफ डेज लगे थे? सेकंड रिवीजन में अराउंड 10 to 12 डेज लगा था मेरे को। एंड सेकंड रिवीजन आपके एग्जाम से कितने महीने पहले करा था? एग्जाम से कितने मंथ पहले हुआ? सो अराउंड मेरा अप्रैल एंड तक हो गया था मेरा सेकंड रिवीजन, अप्रैल एंड तक मोस्टली। ओके, मई अटेम्प्ट में आपने अप्रैल एंड तक करा था। हाँ, अप्रैल मतलब मिड अप्रैल तक हो गया था मोस्टली। तो अप्रैल मिड तक आपने मई अटेम्प्ट के लिए सेकंड रिवीजन करा, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रिवीजन कितने थे? 2 रिवीजन से। ओके, सेकंड रिवीजन फिर लास्ट आपने एग्जाम का ही करा। तो आपने सेकंड रिवीजन में 10-15 डेज दिए और उसमें 10-12 डेज दिए और आपने उसमें सारे आपको जो रेलिवेंट क्वेश्चंस लगते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्कआउट करे एंड उसको फिर आपने सारा वापस लिख के सॉल्व। सो रोहन, कमिंग अप विद द लास्ट क्वेश्चन, आपने एग्जाम से कितने दिन पहले एफआर की प्रिपरेशन चालू करी? सो बेसिकली एग्जाम था 2 मई के अराउंड, तो मैंने 5 दिन पहले उसकी स्टडी स्टार्ट करी थी और एज पर द शेड्यूल जो सर ने शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉलो करते हुए प्रिपरेशन किया था एग्जाम से। उन 5 डेज में आपने सारे कंटेंट कवर कर लिया? मोस्टली मैंने ट्राई किया था कि मैं कवर करूं, बट कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है कि कोई चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हुए जो मैंने मार्क करके रखे थे, क्योंकि एफआर एक लेंथी सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप सब कुछ कर सको, बट वो नहीं होगा। तो रियलिटी यही है कि आपको उसको फटाफट मतलब लास्ट में तो आपको यही है कि फटाफट आपको हर एक चीज़ देख के जाने की जरूरत है। तो मैंने 5 डेज में को ये बेनिफिट किया था कि चार्ट बुक थी मेरे पास में, तो जैसे छोटे मोटे जो इंडेक्स थे तो मैंने उनका ग्लिम्स लेने के लिए मैंने फटाफट चार्ट बुक रेफर किया और आईसीआई का एक चार्ट आता है फॉर द इंडेक्स के लिए, वो भी मैंने रेफर कर लिया था। सो ऐसा था कि इस स्ट्रेटजी इस माइंडसेट के साथ मैंने सारे मतलब 5 डेज के अंदर ट्राई किया कि मैं सब कुछ कवर कर सकूँ। एंड कमिंग ऑन एग्ज़ाम डे, जनरली एफआर का पेपर सबसे बड़ा पेपर होता है, मतलब 4 घंटे का पेपर कहते हैं, तो आपने 3 घंटे में कैसे एफआर के पेपर को मैनेज करा? 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड 30 मार्क्स का एमसीक्यू पोर्शन, आपने कैसे टाइम एलोकेट करा? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी एमसीक्यू से नया पैटर्न आया। सो ये है कि अभी एफआर के लिए 3 आवर्स इज सफिशिएंट, क्योंकि 70 मार्क्स प्रैक्टिकल कर दिया, तो जिसके कारण आपका जो पहले टाइम लगता था प्रैक्टिकल क्वेश्चन को 30 मार्क के लिए आप सॉल्व करते थे वो रिड्यूस हो गया। सो एग्जाम डे पे ये है कि अब आप इजीली 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। मेरे केस के अंदर मैंने 95 मार्क्स का मैंने सॉल्व कर दिया था। ओके, और एज सच एग्जाम डे पे मेरा माइंडसेट यही था कि पहले मैं 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मेरे को बेस्ट आते हैं मैं उसको सॉल्व कर दूं। तो 1.5 आवर्स में मैंने यही किया कि जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया, देन मैंने एमसीक्यू पे स्विच किया। तो ऐसा है कि 40 मार्क्स तो मेरे हाथ में आएंगे, क्योंकि 3 मतलब आपने बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो 60 मार्क्स का आपने साइड में कर दिया, अराउंड 60 मार्क्स का 50 to 60 मार्क्स का आपने साइड में कर दिया। सो मैंने फिर एमसीक्यू पे स्विच किया और एमसीक्यू पे अराउंड मैंने 30 मिनट्स का टाइम दिया था, उसके बाद में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए।
एमसीक्यू के लिए आपने कुछ अलग से रेफर करा या जो क्वेश्चन करे वही? ये अच्छा, इसके अंदर मैंने एक पीओएस का मतलब एक ऐप आता है जिसके अंदर वो रेगुलर बीओएस बोर्ड ऑफ स्टडीज आईसीआई, तो उसके अंदर एक एमसीक्यू रेगुलर आते रहते हैं कि आईसीआई के प्री शेड्यूल रहते हैं कि ये एमसीक्यू है, तो वो मैंने हर एक चैप्टर का एमसीक्यू वहाँ से सॉल्व किया था उस ऐप में से। एंड एग्जाम में वो एमसीक्यूज कुछ रिपीट हुए? ऐसा एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है कि आया या नहीं आया, बट मोस्टली चैप्टर के बीच में से ही वो एमसीक्यू था, मॉड्यूल में से ही एमसीक्यू रिपीट होते आते हैं। एमसीक्यू कुछ कॉन्सेप्चुअल भी थे या सारे प्रैक्टिकल्स ही थे? कॉन्सेप्चुअल थे, प्रैक्टिकल मतलब सारे एमसीक्यू जितना मुझे याद है वो प्रैक्टिकल रिलेटेड ही थे, जैसे And जॉइंट case studies? वेंचर से रिलेटेड कोई हो गया, एसोसिएट्स वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड, सो सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू केस स्टडीज बेस्ड थे। केस स्टडीज। एंड कुछ फाइनल टिप जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, आपने एग्ज़ाम में क्या और चीज़ इम्प्रूव कर सकते थे या आपको लगा कि ये चीज़ पे और ध्यान देना चाहिए? सो ऐसा चाहिए कि जब भी आप एग्जाम 3 आवर्स में एग्जाम कवर कर रहे हैं तो आपका एक तो ये कि हर एक क्वेश्चन के जो भी आंसर है उसको आप प्रॉपरली बॉक्स में करें, क्योंकि लास्ट में लाइनिंग देना ये भी एक इंप्रेशन क्रिएट करता है एग्जामिनर के ऊपर। और एज सच मेरा ये माइंडसेट था कि जो 3 क्वेश्चन जो आप पहले सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वो स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि एमटीपी आरटीपी आप डेफिनेटली सॉल्व करके जाइए, क्योंकि एमटीपी आरटीपी आपकी वो एक हैंड रिटन प्रैक्टिस क्रिएट कर देगी जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। सो दिस आर दी 3 टिप्स में जो हर एक सीए फाइनल स्टूडेंट को दूँ। सो थैंक यू रोहन फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है कि व्यूअर्स को ये वीडियो काफ़ी रिलायबल लगेगी। Yeah, thank you Rakshit for asking the question. Thank you. Thank you for watching the video till end. We'll attach the certified copies in the description box for your better clarity. अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, you can connect with me on LinkedIn. We'll try my best to solve all the queries, all the questions which you have. Thank you so much.